नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात अच्छे नहीं है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं विपक्षी सांसद को गेट आउट किया जा रहा है। जी हाँ, एडीएम साहब कह रहे हैं आप यहां से निकल जाइए, ये हमारा साम्राज्य है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं किसानों पर लाठियां भांजी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर जिले में यूरिया को लेकर जिस तरह से एक किसान परिवार को पुलिस वाले ने मारा है, वो अपने आप में सवालों के घेरे में है। और तमाम ऐसी चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही हैं जो कहीं ना कहीं ये दिखा रही हैं कि सत्ता बदलने वाली है, क्योंकि जनता को इसमें पीसा जा रहा है। और इस सरकार के जो नेता है वो भी अपनी ही सरकार में खुश नहीं है। इसको लेकर बात करेंगे। संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संजय जी, किस तरह से देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो अराजकता फैली हुई है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक अधिकारी एक विपक्षी सांसद को कहते हैं आप चले जाइए यहां से, गेट आउट हो जाइए। दूसरी तरफ लखीमपुर में परिस्थितियां हम ये देख रहे हैं कि किसान पर लाठी चल रही है, जो महिलाएं उन पर लाठी पुलिस भांज रही है। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार चाहती क्या है? योगी आदित्यनाथ जी का ये जो रामराज्य है, ये किस तरह का रामराज्य है भाई? देखो हिमांशु, पहली बात तो ये है कि इकरा हसन बहुत शालीन किस्म की महिला हैं। हमने चुनाव के टाइम में भी उनके भाषण सुने थे, उनका व्यवहार देखा था। तो जिस तरह की वो सांसद हैं, उनकी विनम्रता का कायल हर कोई व्यक्ति है। किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती, हर एक को सम्मान देती हैं। तो ये संभव नहीं है कि वो गलत बोल रही हो। लेकिन एक एडीएम की इतनी हैसियत हो गई कि वो एक सांसद को कह रहा है गेट आउट। तो ये सवाल पूरी पूरी पूरे सिस्टम पर खड़ा होता है। और ये पहला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश के जितने सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, आप किसी से व्यक्तिगत स्तर पर बात कर लीजिए, सबका कहना यह है कि इतनी खराब नौकरशाही उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में नहीं देखी। योगी आदित्यनाथ जी व्यवहार में कितने तीखे हों, तेज हों, लेकिन ये बात सही है कि उनके नौकरशाह उनके काबू में नहीं है। और अगर कोई उनकी अलोकप्रियता है, या पहले एक बार आपको याद होगा कि विधानसभा में 150-200 विधायक धरने पर बैठ गए थे। उसके पीछे भी कारण यह है कि अफसर विधायकों को, मंत्रियों को भाव नहीं देते, बेइज्जत करते हैं, अपमानित करते हैं। विधायक का फोन नहीं उठाएंगे, मंत्री का फोन नहीं उठाएंगे। और ये एक दो बार नहीं है, ये कई कई बार कहना है। अमित शाह ने जब मीटिंग ली थी, उस मीटिंग में विधायकों ने कहा कि हमारी नहीं सुनी जाती है। जब एक बार बहुत हंगामा हो गया था, संघ के बड़े बड़े लोग आए थे, तब विधायकों ने कहा हमारी नहीं सुनी जाती है। और तो और मैं दावे के संग कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के दो दो डिप्टी सीएम हैं, उनकी हैसियत नहीं है कि वो एक जिले के जिलाधिकारी का तबादला करा सके। तो जब ये पूरी नौकरशाही में ये बात है कि हमारे ऊपर डिप्टी सीएम ही हमारा कुछ नहीं कर सकता, तो फिर विधायक मंत्री की हैसियत क्या है? यही कारण है कि जो नौकरशाह बेलगाम हो रहे हैं, तो वो जिससे चाहे अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। तो हिमांशु, जो आपने बात कही कि वो सांसद इकरा हसन के संग जो एडीएम का अशोभनीय व्यवहार था, वो पूरे पूरे लोकतंत्र के ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर एक धब्बा है। क्योंकि अगर एक एडीएम की ऐसी हैसियत हो जाएगी कि वो एक सांसद से गेट आउट कर देगा, तो आप सोचिए ये लोग, अफसर लोग, आम आदमी से क्या व्यवहार करते होंगे, आम आदमी की कितनी बात सुनते होंगे। तो ये कहीं ना कहीं अगर ठीक नहीं हुआ, तो शायद ये योगी सरकार के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आने वाले दिनों में, हिमांशु। संजय सर, ये तो सांसद की बात हो गई। मैं लखीमपुर के जो घटना हुई है उसका भी जिक्र करूंगा, क्योंकि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि किसानों के लिए उन्होंने क्या कुछ कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा था 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, 25 आ गया है, पता नहीं कितनी आय दोगुनी हुई, प्रधानमंत्री ही जान सकते हैं। आभार व्यक्त कर रहे थे और अगले ही दिन हम देख रहे हैं किसानों पर लाठियां चल रही हैं, महिलाओं पर लाठियां चल रही हैं लखीमपुर के अंदर। और ये हाल तब है जब कृषि मंत्री पहुंच रहे हैं और 4 घंटे बाद ये लाठियां बांधी जा रही। अब बताइए, इससे ज्यादा अराजकता या फिर वो जंगल राज कहा जाता है ना बिहार में, क्या होगा? बिल्कुल ठीक बात है। और लखीमपुरी पता नहीं क्यों किसानों के लिए दुर्भाग्यशाली है। पहले भी एक बार हमने एक मिनिस्टर का, गृह राज्य मंत्री के बेटे का अहंकार देखा था, जब उसे थार गाड़ी चढ़ा दी थी किसानों पर लखीमपुर खीरी में। कई किसानों की मौत हो गई। असल में लखीमपुर खीरी के नेता जो हैं वो बेलगाम हैं। वहां के एक चर्चित विधायक हैं। वो जमीन की, प्रॉपर्टी के लेन देन में बड़े बिजी रहते हैं। उनके सांसद ने कह दिया था कि ये विधायक जी तो प्रॉपर्टी डीलर हो गए हैं। लखनऊ में बड़ी बड़ी बेकरी की दुकानें खुल गई हैं उनकी। कुछ मायावती के विधायक रहे थे, हैसियत नहीं थी 1 लाख रुपए की, अब हैसियत है, लोग बताते हैं 100 करोड़ की।
तो जब विधायकों की इतनी हैसियत है लखीमपुर में, वो लूट मचाए हुए हैं, तो अफसर भी बेलगाम हो गए हैं। आप सोचो किसानों की क्या गलती थी, वो यूरिया खाद मांग रहे थे और किसानों पर लाठी चार्ज। ये किसानों पर, नौजवानों पर जो लाठियां उठती हैं, दरअसल वो सत्ता की नींव हिलाने का काम करती हैं। जो सत्ता अगर ये सोच लेती है कि वो किसानों पर, वो नौजवानों पर लाठी चला सकती है, तो इसका मतलब वो अपनी राजनीति का अंत अपने हाथ से लिखने को तैयार होती है। किसान बेकसूर हैं, वो यूरिया खाद मांग रहे हैं और आप वो लाठियां चला रहे हैं। प्रदेश में खाद की कमी का इससे ज्वलंत उदाहरण क्या हो सकता है? ये एक नमूना है कि किस तरह नौकरशाही बेलगाम हो रही है, किसानों की हैसियत नहीं है। हिमांशु, किसी भी जिले का दौरा कर लीजिए, हमारे रिपोर्टर ने क्षितिजकांत जाते हैं, गांव-गांव घूमते हैं, हयात लोगों से बात करती हैं, वो बताती हैं कि किस तरह किसान परेशान है, आम आदमी दुखी है, वो आता है उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं है और अब किसान खाद लेने जा रहा है उसमें लाठियां बरस रही हैं। किस किस मुगालते में है सरकार? क्या सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की है? आज के सब अखबारों में बड़ा-बड़ा फुल पेज का विज्ञापन पूंजीपति की तरफ से दिया गया। तो क्या ये टीवी चैनल और ये अखबार को गोदी मीडिया को करोड़ों रुपए देकर आप अपनी छवि चमकाते रहेंगे और हकीकत में जमीन पर जाकर आप किसानों पे लाठियां चलाते रहेंगे? ये स्थिति बहुत खतरनाक है और कहीं न कहीं सरकार को इसके बड़े गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि ये जानते नहीं है किसान जो है ना, ये अपने खून पसीने से जमीन को सींचते हैं। जमीन में जो दाना निकलता है ना, उसमें उनका खून शामिल होता है, उनकी आत्मा शामिल होती है। और उनके संग अगर ये व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार को कहीं न कहीं बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा हिमांशु, समझ नहीं रही है सरकार अभी। सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि योगी जी के खिलाफ ये एक साजिश है कि जो जितने भी नेता हैं, ये सब लामबंद हो जाएं और अधिकारियों के खिलाफ ऐसी-ऐसी बातें करें, अधिकारी अपनी मनमानी करें ताकि लगे कि उत्तर प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं इधर-उधर हो गई हैं, शत-विक्षिप्त हो गई हैं, ताकि योगी जी का जो रिप्लेसमेंट है, वो बड़ी आसानी से दिल्ली को मतलब वो कर पाए। क्योंकि योगी जी अपने आप में बड़े वैसे नेता अभी तक कहे जाते थे कि देखिए जो कहते हैं वही करते हैं, जिस तरह से अधिकारी उनकी बात सुनते हैं, लेकिन अब ये सब तो कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो एक ये साजिश लग रही है, सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ही लोग इसमें शामिल नजर आते हैं। देखिए, मैं ये मान सकता हूँ कि कुछ विधायक या कुछ मंत्री ऐसी साजिश कर सकते हैं। जैसे पिछले दिनों नंदी ने एक लेटर जारी कर दिया था, अपने विभाग में ही अफसरों पे आरोप लगा दिया था। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, योगी जी के जो करीबी सबसे बड़े अफसर हैं, उनके भ्रष्टाचार के कितने कारनामे सामने आ रहे हैं? आपने पिछले 15-20 सालों में उत्तर प्रदेश का कोई मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी ऐसा नहीं देखा होगा जिसके ऊपर इतने सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों। मनोज कुमार सिंह के खिलाफ सीबीआई ने एक बार उनके खिलाफ मुकदमा, भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गई थी, जो नहीं दी गई। तो आप जब एक जिस व्यक्ति पे इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो चीफ सेक्रेटरी बना हुआ है, यानी नौकरशाही का सबसे बड़ा अफसर बना हुआ है, अभी भी उनके तमाम सैकड़ों करोड़ के किस्से नजर आते हैं। अगले चीफ सेक्रेटरी की लाइन में सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार एसपी गोयल हैं, एक रिटायर्ड जवरिया रिटायर्ड आईपीएस है अमिताभ ठाकुर। उनने एसपी गोयल और उनके रिश्तेदारों की सैकड़ों करोड़ की जमीनों के दस्तावेज दे दिए सरकार को कि कहां से आ गई ये सैकड़ों करोड़ की। एक आदमी अपना एक छोटा सा कमरे का मकान नहीं बनवा पाता और ये आइए सैकड़ों सैकड़ों करोड़ के मकान बनवा लेते हैं। एक अफसर अभिषेक प्रकाश निलंबित चल ही रहे हैं। तो ये वो अफसर हैं कि जो ये योगी आदित्यनाथ के चारों तरफ उनके सबसे करीबी लोग थे। अगर ये उनके करीबी लोगों पे भ्रष्टाचार की ऐसी छींटे हैं, ऐसे दामन में बातें हैं, तो चर्चा तो होगी होगी। मैंने पहले भी जिक्र किया, एक रिलायंस का एक बड़ा मामूली आदमी था, बाबू किलर टाइप का आदमी था, नौकरी करता था रिलायंस में, दिल्ली चला गया, वहां लाइजनिंग शुरू करी। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट को अपने चंगुल में लेना शुरू किया। पहले वाले डीजीपी साहब तक का वो दोस्त हो गया था और तमाम जगह उसने ब्यूरोक्रेट का पैसा अपनी कॉलोनियों में लगाना शुरू किया। और बाद में उसने बीजेपी के एक सेंट्रल मंत्री को पकड़ा और सब असहाय हो गए। साहे साहब ने असहाय कर दिया और फिर बाद में इनकम टैक्स रेड हुई, सैकड़ों करोड़ रुपए उसके यहाँ जमीनें जब्त की इनकम टैक्स ने, लेकिन कुछ नहीं। इटावा के डीएम है इंद्रमणि त्रिपाठी जी। आप भ्रष्टाचार का इससे बड़ा नमूना क्या लेंगे? वो एलडीए के वीसी थे। एलडीए के पीछे एक सृजन बिहार कॉलोनी है। हमने आरटीआई में उसका नक्शा मांगा कि इस कॉलोनी का नक्शा दे दीजिए, नक्शा नहीं दिए। सूचना आयोग ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया, लेकिन सृजन बिहार कॉलोनी ही इनलीगल है। तो मैंने आरटीआई इसलिए मांगी थी कि जब वो एलडीए के वीसी थे इंद्रमणि त्रिपाठी, जो अब इटावा के डीएम हैं, तो उन्होंने, आपको याद होगा, अकबरपुर में जाड़ों के दिनों में गरीब लोग जो रहते थे उनकी बस्तियों पे बुलडोजर चला दिया था।
मैंने कहा कि ये तुम एलडीए के वीसी होके गरीबों को दिसंबर जनवरी के महीने में गरीबों की बस्ती उजाड़ रहे हो, बाद में उसी सिरजन बिहार कॉलोनी में उनकी सास या ससुर का मकान था, इनकम टैक्स में माना ये बेनामी संपत्ति है, मकान सीज कर दिया। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से उन्होंने किसी तरह स्टे लिया। मैं उसके कागज भी निकलवा रहा हूं जिससे पड़ताल कर सकूं कि ये करोड़ों रुपए की कोठी इंद्रमणि त्रिपाठी जी के रिश्तेदारों के पास कहां से आ गई। लेकिन साहब इटावा के डीएम है, तो कौन ये डीएम को तैनाती कर रहा है? एक अजय द्विवेदी थे, नगर आयुक्त थे लखनऊ के। लोग कहते हैं, नगर निगम के लोग कहते हैं कि आज तक भ्रष्टाचार का इतने नाम दामन किसी ने नहीं किया। एक ऐसी ऐसी कूड़ा वाली कंपनी है, यानी कौन कौन सी कंपनियों में बड़े बड़े खेल किए। साहब डीएम है एक जिले के, किसी डीएम है क्योंकि एसपी गोयल के करीबी हैं। तो ये अगर मुख्यमंत्री को ये सूचना कोई नहीं पहुंचा रहा है कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट अफसर आपके जिले, आपकी तैनाती के दौरान, आपकी सरकार के दौरान इतनी मलाईदार कुर्सी पर बैठे हैं, तो ये तो मुख्यमंत्री की गलती है, इंटेलिजेंस की गलती है। इंटेलिजेंस के अफसर तो डीजी उनके बड़े करीबी हैं, उन्हें बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ये अफसर हैं, इनकी सामान्य छवि खराब है, ये साहब इन पे इनके मकान इनकम टैक्स में सीज कर दिया, ये डीएम कैसे बन गए। लेकिन अगर ऐसे ऐसे भ्रष्ट अफसर जिलों में तैनात होंगे, फील्ड में तैनात होंगे, तो क्या करेंगे? किसानों पे लाठियां चलाएंगे, एक सांसद को गेट आउट करेंगे। तो ये एक नमूना है हिमांशु इस भ्रष्टाचार की गंगा का, और नुकसान कहीं ना कहीं किसी को होगा तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ को होगा, इन भ्रष्ट अफसरों को संरक्षण देने का। सर वो कहा जाता है ना कि नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। तो बदलाव की दस्तक ऐसे ही आती है कि अब पहले तो विवेक मर गया है, जनता को ही भूल गए हैं, नौकरशाही हावी हो गई है, कुर्सी के लिए इतना पागल हुए पड़े हैं कि बस कुर्सी मिल जाए जैसे तैसे। तो विवेक जब मर गया है तो फिर अब सत्ता परिवर्तन ही होकर जो है बदलाव होगा, क्योंकि मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पर जाने के बाद क्या ही होता है, ऊपर जाता है ग्राफ फिर नीचे ही आता है, तो वही होने वाला है क्या? बिल्कुल ठीक लग रहा है कि अगर यही हाल रहा, आप ऐसे किसानों पर लाठी चलाते रहे, सांसद को गेट आउट कहते रहे, विधायकों मंत्रियों का अपमान कहते रहे, तो कहीं ना कहीं फिर वो लाइन रामधारी दिनकर की होगी होगी कि जब नाश मनुष्य पर छा जाता है पहले विवेक मर जाता है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माशु, मुझे भी लग रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है यूपी में। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शक कमेंट करके हमको बताएं कि वो किस तरह से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, विपक्षी सांसदों की बातें नहीं सुनी जा रही, विपक्षी नेताओं को तरजीह नहीं दी जा रही, यहां तक कि जो अपने विधायक और सांसद हैं उनकी बातें भी नहीं सुनी जा रही हैं। नंद किशोर गुर्जर हो और तमाम ऐसे मतलब नेता, एक लंबी लाइन है जो इस सरकार से, अपनी सरकार से खुश नहीं है। तो ऐसे में क्या बदलाव की दस्तक हमारे दर्शक भी देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।